पहले तो गाइज़ आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। मेरी पिछली वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई है और ये आपकी वजह से हुआ है, इसलिए आपको बहुत बड़ा थैंक यू। दोस्तों, आपने HDFC AMC और रिलायंस निपॉन इनका नाम तो सुना ही होगा। आज हम एक तीसरी AMC की बात करने जा रहे हैं जो इंडिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और इसका AUM है टोटल 1,57,119 करोड़ रुपीज़ का। एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टरी 101 में। पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी नवंबर 2002 में और इसकी सेटअप डेट है Feb 1, 2003। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट मैंने आपको बता चुका हूँ 1,57,119 करोड़ रुपीज़ का लार्जेस्ट है। कंपनी के जो MD और CEO हैं वो हैं मिस्टर लियो पुरी। कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये रन करती है अपना बिजनेस इंडिया, जापान, सिंगापुर, लंदन, दुबई, बहरीन में। अब कुछ कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इनका टोटल इनकम जो भी होती है कंपनी की वो मैनेजमेंट फीस से होती है, मतलब 72.7% का कंट्रीब्यूशन जो होता है टोटल इनकम में वो मैनेजमेंट फीस के द्वारा आता है। मतलब काफ़ी बड़ा परसेंटेज मैनेजमेंट फीस से आता है और ये एक AMC है, म्यूचुअल फंड कंपनी है। इसका काम ही है हमारे म्यूचुअल फंड जो भी हम खरीद रहे हैं उसको मैनेज करना और हम जो फीस देते हैं वही इनकी इनकम है, वही इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है। इसीलिए इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन सिर्फ मैनेजमेंट फीस से होता है। 12.8% का क्लाइंट बेस है पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ का, मतलब 86 मिलियन फोलियोज़ में टोटल 11 मिलियन फोलियोज़ इनके पास अकेले हैं। अगर हम इनका नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, मैं आपको जितने भी डेटा दे रहा हूँ ये 30 सितंबर 2019 के हैं। तब इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था 163 इनके पास UTI फाइनेंशियल सेंटर्स थे, 273 बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स थे और इनके पास टोटल जो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं वो 51,000 थे। सितंबर 30, 2019 तक का डेटा है ये। अब बात करते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो काफ़ी अच्छा है। 3 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं और LIC ये मिल के इस कंपनी को स्पॉन्सर करते हैं। और 5वां जो इनका मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है वो है टी रो प्राइस। टी रो प्राइस की इसमें स्टेक होल्डिंग जो है वो 26% की है और वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है। बाकी तीनों बैंक और LIC जो है इसमें 18% का कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं और ये प्री IPO की होल्डिंग है। पोस्ट IPO के बाद कंपनी में सारे बैंक्स अपनी होल्डिंग 10% कर देंगे और बाकी PNB के अलावा, PNB को छोड़ के बाकी दोनों बैंक और LIC अपनी होल्डिंग को 10% तक कर देगा और टी रो प्राइस फिर भी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर रहेगा, उसके पास फिर भी 23% का शेयर होल्डिंग रहेगी। और ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात भी है, कंपनी सिर्फ अब गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रहेगी। इसमें जो टी रो प्राइस की मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है वो बहुत सारे डिसीजन ले सकता है और कंपनी की फंक्शनिंग में काफ़ी हेल्प कर सकता है, आगे बढ़ाने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर जो इस कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ को संभालते हैं, वो है इम्तियाज़ुर रहमान। ये BSc डिग्री ली थी इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट उसके बाद किया कंप्यूटर एप्लीकेशन से। फिर उन्होंने अकाउंटेंसी का एक एग्ज़ाम है कैलिफोर्निया USA में जो बोर्ड ऑफ अकाउंटेंसी करवाती है, वो भी इन्होंने पास किया और उसके बाद ये कंपनी के साथ 2003 से जुड़े हुए हैं। इनको एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ है मैनेजमेंट में, बिजनेस में और लीडरशिप में और एक कंपनी के सारे बिजनेस एरियाज़ को हैंडल करते हैं। अब देख लेते हैं कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज की। वैसे बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पता होगा। म्यूचुअल फंड्स सबसे बड़ा प्रोडक्ट यही है इनका। नेशनल पेंशन स्कीम NPS जो आई थी, प्राइवेट इक्विटी, डेब्ट इक्विटी, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। और ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जिसके थ्रू मैनेजमेंट फीस आती है, म्यूचुअल फंड इसके थ्रू मैनेजमेंट फीस आती है, इसीलिए इनकम का सबसे बड़ा पार्ट यही दोनों चीज़ें हैं। फिर आता है नेशनल पेंशन स्कीम और फिर ऑफशोर फंड्स भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, इसकी सर्विस भी देते हैं। मुझे लगता है आपको इसमें से कुछ बताने की ज़रूरत होगी, आपको सब कुछ मालूम होगा क्योंकि वर्ड से ही पता चल रहा है कि क्या ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या इनके प्रोडक्ट्स हैं। अब बात करते हैं कंपनी की कौन कौन सी सब्सिडरीज़ हैं। कंपनी की सब्सिडीज़ हैं UTI एसेट मैनेजमेंट, UTI इंटरनेशनल लिमिटेड, UTI वेंचर्स, UTI रिटायरमेंट सोल्यूशन और UTI कैपिटल। ये इनकी सब्सिडरीज़ हैं कंपनी की जो कंपनी ने एक्वायर की हुई हैं। कंपनी के फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। किसी भी कंपनी के लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही हम यहाँ भी देखेंगे। अगर 2016 में इनका रेवेन्यू देखेंगे तो वो था 749.58 करोड़ रुपीज़ का और इनका प्रॉफिट था 232 करोड़ रुपीज़ का। ये मैं आपको स्टैंड अलोन दिखा रहा हूँ, कंसोलिडेटेड नहीं दिखा रहा हूँ। और इनका अगर 2017 में रेवेन्यू देखेंगे तो बढ़कर 853.18 करोड़ का हो गया है और प्रॉफिट है इनका 290.81
करोड़ रुपीज़ का। 2018 में इनका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया, 1007.48 करोड़ रुपीज़ का हो गया, और प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट काफ़ी अच्छा आया, 341.49 करोड़ का। लेकिन 2019 में इनका रेवेन्यू डिक्रीज़ कर गया, लेकिन प्रॉफिट फिर भी बढ़ा, प्रॉफिट इनका 348.36 करोड़ का हो गया। रेवेन्यू में डिक्रीमेंट आने के बाद 983.28 करोड़ रुपीज़ का हो गया। डिक्रीमेंट से कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ में इतना उतार चढ़ाव चलता रहता है। आपको ही मालूम है, जिस साल रिटर्न ज़्यादा होता है लोग उस साल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा जाते हैं, जिस साल रिटर्न कम होता है उस साल कम आते हैं, तो रेवेन्यू पे और प्रॉफिट पे भी फ़र्क पड़ता रहता है। आप कुछ और फाइनेंशियल नंबर्स की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, वो देखें तो 2018 में कैश फ्रॉम ऑपरेशन था 270.89 करोड़ रुपीज़ का, और 2019 में वो घटकर हो गया है 63.56 करोड़ रुपीज़ का। इतना ज़्यादा डिक्रीमेंट आया है क्योंकि रेवेन्यू भी में कमी आई थी और इनके एक्सपेंसेस भी इस साल ज़्यादा हुए थे, जिसकी वजह से इनके कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे फ़र्क पड़ा है। अब इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। अगर आप इसका अर्निंग पर शेयर देखें, 2018 में इसका अर्निंग पर शेयर 26.93 रुपीज़ था, और 2019 में इनका अर्निंग पर शेयर बढ़ के 27.48 रुपीज़ का हो गया है। काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट है, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ हुआ है। अर्निंग पर शेयर जब कंपनी का इंक्रीज़ करता है तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है। इससे कंपनी को एक्सपैंड करने में आसानी होगी, फ्री कैश फ्लो बढ़ेगा। फ्री कैश फ्लो जब बढ़ता है तो कंपनी डिविडेंड भी दे सकती है और एक्सपेंशन भी कर सकती है बिना डेप्ट लिए, और अगर डेप्ट नहीं लेगी तो कंपनी ऑलरेडी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगेगी। NAV पहले जान लेते हैं क्या होता है। NAV होता है जो हम प्राइस पे करते हैं किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए या उसके यूनिट के लिए, ये निकालते हैं जब हम टोटल वैल्यू अगर इन्वेस्टमेंट की अगर लाइबिलिटी से माइनस करें, मतलब टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी करते हैं तो हमें NAV पता चल जाता है। NAV कम और ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे कहा जाता है कि NAV बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए, जिससे कंपनी पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास करने लग जाते हैं कि NAV उसका बहुत हाई हो जाता है। NAV बस हमें ये बताता है कि डे टू डे बिजनेस कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है, और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो NAV का उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे बिरला सन लाइफ का अगर हम NAV देखेंगे तो 215 रुपीज़ पर शेयर पे है, लेकिन अगर वहीं ICICI प्रूडेंशियल का देखें तो 17.14 का है। तो सबको लगेगा कि NAV ICICI प्रूडेंशियल का बहुत अच्छा है, हमें बाय करना चाहिए, और बिरला सन लाइफ को नहीं। लेकिन आप 10 ईयर का रिटर्न देखेंगे, अगर 10 ईयर है 5 ईयर का, तो बिरला सन लाइफ ने उस रिटर्न में ICICI प्रूडेंशियल को बीट कर दिया है। बिरला सन लाइफ ने जो रिटर्न दिया है वो 18% का दिया है, और ICICI प्रूडेंशियल ने 17.5% का रिटर्न दिया है। अकेले NAV देखने से अच्छा है कि हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स देख लें या हिस्टोरिक रिटर्न, फिर NAV देखें। अगर हम हिस्टोरिक रिटर्न देखेंगे और NAV देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी। अगर हम सिर्फ NAV पे विश्वास करेंगे तो हमें उतना कुछ पता चल नहीं पाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें अगर कंपनी का, कि कंपनी ने रिटर्न कितना दिया है नेटवर्थ पे, तो 13.55% का रिटर्न है, और काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अब बात करते हैं मोस्ट अवेटेड थिंग पे, कंपनी का IPO की, कि IPO में क्या क्या है, कब आने वाला है। ये अभी तो डेट अनाउंस नहीं की गई है, बट जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। IPO की डेट 2020 में आने वाली है, और सितंबर में ही शायद इसका IPO आएगा। IPO साइज़ जो है वो 3.8 करोड़ इक्विटी शेयर्स के हैं, 3000 करोड़ का एग्रीगेशन अमाउंट होगा। फेस वैल्यू जो है 10 रुपीज़ पर शेयर रखी गई है। IPO का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, रिटेल में, QIB में, NIB में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप देखेंगे रिटेल एलोकेशन जो है वो 35% का है। मतलब 35% IPO में 35% हमारा रहेगा, मतलब हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। QIB आप जानते हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो रहते हैं उनको QIB में उनका 50% का वो है शेयर है। और NIB होते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो रहते हैं, जो 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो NIB में आते हैं। जैसे ट्रस्ट हो गई, कोई कंपनी हो गई, या कोई इंडिविजुअल हो गया जिसकी हाई नेटवर्थ है, तो NIB में उसके लिए 15% का एलोकेशन किया गया है। तो काफ़ी ठीक ठाक एलोकेशन है। मतलब रिटेल एसेट में, रिटेल में हम लोग जैसे इन्वेस्टर जो 2 लाख से कम इन्वेस्ट करेंगे, और हमारे 2 लाख की ही लिमिट भी है, वो 35% में ही आएंगे। QIB में हमेशा शेयर परसेंटेज ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो बड़ी क्वांटिटीज़ में शेयर खरीदते हैं, इसलिए उनका परसेंटेज काफ़ी हाई रखा जाता है। रिटेल छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में खरीदते हैं, इसलिए रिटेल का परसेंटेज कम रहता है। अब सवाल आता है कि IPO को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, बट सब कुछ मेरे लिए तो सबको डिपेंड करता है कि वैल्यूएशन क्या रहेगा। अगर वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा रहेगा तो सब्सक्राइब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैल्यूएशंस पे हमेशा मैं ध्यान रखता हूँ कि वैल्यूएशन ज़्यादा ना रहे। मैं किसी भी शेयर को ज़्यादा वैल्यू ना दूं या ज़्यादा पैसा ना खर्च करूं पर शेयर पे। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।
थैंक यू।